नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जब किसी अदालत को अपने फैसले में ये लिखना पड़े कि पुलिस ने निर्दोष लोगों को यांत्रिक तरीके से झूठे मामलों में फंसाया, तो ये सिर्फ एक केस की हार जीत नहीं होती है, ये पूरे आपराधिक न्याय तंत्र पर सीधा सवाल होता है। दिल्ली दंगों के नाम पर जिन युवकों को सालों तक दंगाई, अपराधी और राष्ट्र विरोधी के रूप में पेश किया गया, आज वही अदालत कह रही है कि उनके खिलाफ आरोप टिक ही नहीं पाए। दोस्तों, ये फैसला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या दंगों के बाद सचमुच सचमुच न्याय की तलाश होती है, या फिर पहले से तय एक नैरेटिव को साबित करने की हड़बड़ी। दिल्ली की कड़कड़ डूमा कोर्ट में 11 दिसंबर को आया ये जो फैसला है वो बेहद अहम है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को रिस्पॉन्सिबल डाउट से परे साबित करने में असफल रहा। कानून की भाषा में अगर देखें तो इसका जो मतलब है वो बहुत ही गंभीर होता है। इसके कई मायने हैं। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि केस की नींव ही जो है वो कमजोर थी, सबूत भरोसेमंद नहीं थे और जांच निष्पक्ष नहीं लगती। अदालत ने जिन 5 मुस्लिम युवकों अब्दुल सत्तार, आरिफ मोहम्मद, खालिद, हनीन और तनवीर अली उर्फ गुल्लू को बरी किया, वो पिछले कई सालों से एक ऐसे ठप्पे के साथ जी रहे थे दोस्तों, जिसे समाज आसानी से मिटने नहीं देता। गिरफ्तारी के साथ ही मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, परिवारों को शक की नजर से देखा जाता है। इसके अलावा और जो रोजगार से लेकर रिश्तों तक सब कुछ प्रभावित होता है। लेकिन जब अदालत बरी करती है तब ना कैमरे होते हैं, ना ब्रेकिंग न्यूज। तो देखिए, इस फैसले का एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अदालत ने पुलिस की जांच को मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक बताया है। मतलब इसका सीधा मतलब है कि जांच किसी गहरी पड़ताल पर आधारित नहीं थी, बल्कि एक तयशुदा ढर्रे पर चलाई गई। नाम जोड़े गए, गवाह खड़े किए गए और कहानी को उसी दिशा में मोड़ दिया गया जहां पहले से इशारा किया जा चुका था। अब दोस्तों, ये वही पैटर्न है जो दंगों से जुड़े कई मामलों में देखने को मिला। पहले गिरफ्तारी और बाद में सबूत। दोस्तों, अदालत ने यह भी कहा कि केवल एक गवाह की गवाही जो है वो जब अन्य गवाह अविश्वसनीय हो तो किसी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। और ये टिप्पणी अपने आप में उन तमाम मामलों पर सवाल खड़े करती है दोस्तों, जहां पुलिस के बयान या एकमात्र गवाह को ही अंतिम सत्य मान लिया जाता है। तो कानून कहता है कि गवाहों की विश्वसनीयता और उनके बयानों की निरंतरता और सबूतों का मेल बेहद जरूरी है। यहां अदालत को ये कहना पड़ा कि अभियोजन की जो कहानी है वो खुद ही संदेह के घेरे में है। इस पूरे मामले में यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि मोहम्मद खालिद और तनवीर अली की जो पैरवी है वो जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के निर्देश पर एडवोकेट सलीम मलिक ने की। और यह बताता है कि अगर मजबूत कानूनी सहायता ना हो तो कितने ही निर्दोष लोग सालों तक जेल में बंद रह सकते हैं। अब सवाल यह है कि जिनके पास ऐसी मदद नहीं होती है उनका क्या होता है। तो दोस्तों, ये जो फैसला है वो एक बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा करता है। दंगों के बाद की जांच अक्सर न्याय से ज्यादा संतुलन या मैसेज देने का माध्यम बन जाती है, खासकर जब आरोपी एक विशेष समुदाय से हो। तो जांच की जो निष्पक्षता है ना, उस निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अदालत का यह कहना कि निर्दोष लोगों को फंसाया गया, यह दर्शाता है कि समस्या किसी एक केस तक सीमित नहीं है, बल्कि एक संस्थागत रवैये से जुड़ी हुई है। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि बरी होने के बाद क्या सब कुछ सामान्य हो जाता है? क्या जेल में बिताए गए साल, सामाजिक बदनामी, मानसिक यातना और परिवारों पर पड़े आर्थिक बोझ की जो भरपाई है वो संभव है?
और उससे भी ज्यादा आप समझिए, उससे भी ज्यादा गंभीर सवाल यह है कि जिन मामलों में लोग अब भी जेल में हैं, क्या वहां भी इस तरह की यांत्रिक जांच हुई है? तो ऐसे में आज की इस चर्चा के अंत में दोस्तों यही कि कड़कड़डूमा कोर्ट का ये जो फैसला है वो हमें याद दिलाता है याद कि न्याय केवल सजा देने का नाम नहीं है, बल्कि निर्दोषों को बचाने की भी जिम्मेदारी है। न्याय का ये भी मतलब है, अगर अदालतें बार बार कह रही हैं कि जांच में लापरवाही हुई और निर्दोष फंसाए गए, तो ऐसे में ये पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी है। आज ये 5 युवक बरी हुए हैं, लेकिन सवाल जिंदा है। सवाल ये कि क्या हमारा न्याय तंत्र सच में अंधा है, या फिर कुछ चेहरों को दूसरों से ज्यादा साफ देखता है। और देखिए दोस्तों, ये जो फैसला है वो सिर्फ एक खबर नहीं हो जाता है, ये आने वाले समय के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। और इसी चेतावनी को देखते हुए हमें जागरूक होना होगा, इस चेतावनी को समझना होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने हित के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, साथ ही आप का इसमें क्या नजरिया है, आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही कुछ ऐसे मुद्दे जिस पर आप बात करना चाहते हैं उसके सच को जानना, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम जरूर उस मुद्दे को चर्चा में शामिल करेंगे, उस मुद्दे पर जरूर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अपनी राय, अपने जो कमेंट है वो कमेंट में करके बताइएगा। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।